हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कब का पढ़ चुके हैं? अरे नहीं, अभी बाकी है। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बाद हम लोगों ने फोटोन थ्योरी देखी थी, मतलब मेनली क्वांटम थ्योरी देखी थी। और क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड आज एक आध दो क्वेश्चन लगाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में आज हमारा मतलब मोटिव क्या रहेगा? तो मोटिव ये है कि अगर कोई एक फोटोन जा रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि एक फोटोन है, फोटोन इज अ पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के पास क्या होगा? फिक्स एनर्जी होगी। क्या होगी? फिक्स एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब ये फिक्स एनर्जी कितनी होगी? मान लीजिए अगर मैंने बोला कि 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, तो 700 नैनोमीटर किस लाइट का वेवलेंथ होता है? सर रेड का। रेड का वेवलेंथ क्या है? 700 नैनोमीटर। अब अगर सपोज कर ले रहा हूं कि रेड लाइट निकल रही है या रेड रेडिएशन नजर आ रहा है आपको, तो फोटोन तो आ रहे होंगे, तो उस फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनर्जी? सर एनर्जी मतलब जूल। जब भी कोई डाटा किस में होगा? जूल में होगा। किस में होगा? जूल में। तभी हम मानेंगे कि वो एनर्जी बता रहा है। यस और नो? जैसे बोल दिया जाए कि 10 जूल लगा किसी काम को करने में, तो इसका मतलब 10 जूल क्या? इट इज एनर्जी भाई, है कि नहीं है? तो एनर्जी और वर्क दोनों का मात्रक क्या होता है? एक होता है। ये भी ध्यान देंगे। यही मात्रक किसका है? वर्क का भी है। काम का भी मात्रक जूल ही है। ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं इधर। 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल रही है, और इस 700 नैनोमीटर मतलब रेड कलर की वेवलेंथ है। सीधी सीधी बात पता चल रही है। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? इस 700 नैनोमीटर वाले रेड कलर की वेव में कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी मतलब मैं अगेन बता दूं कि यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि फोटोन है। ये क्या है? फोटोन है। और फोटोन के पास क्या होती है? फिक्स एनर्जी होती है। तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ कभी भी नजर आ रही है, दैट मीन्स अगर रेड वाली नजर आ रही है तो कितनी एनर्जी कैरी कर रही होगी वो, ये पूछा जा रहा है। सोच पा रहे हैं? अब इसके लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं, तो आपको मैंने फोटोन वाले में पढ़ाया था कि मैक्स प्लांक साहब ने कुछ फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? कि भैया जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। हाँ या ना? बिल्कुल। और यहाँ से इक्वल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ही उन्होंने ये भी बोला था कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। किसके? वेवलेंथ के। और यहाँ से क्या निकल के आया था? E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। हाँ या ना? और तीसरे नंबर पे आया था कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है वेव नंबर। ये क्या है? वेव नंबर। जितना ज्यादा वेव नंबर उतना ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ से इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था। यहाँ पे अगेन क्या आ गया था? H म्यू नॉट, या ऐसे केवल और केवल म्यू पे बाहर लिख लीजिएगा। और ये क्या है? एक्चुअल में ये भी बता रहा है कि कितनी एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये क्या है? लेमडा क्या है? वेव लेंथ है। वेव लेंथ है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमको क्या दिया गया? हमको क्या दे दिया गया भैया? हमको वेवलेंथ दे दिया गया, लेमडा का मान दे दिया गया ना। तो ये पूछ रहा है कि अगर लेमडा का मान 700 नैनोमीटर है, यानी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की कोई अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या वेव निकल रही है, तो उसके अंदर कितने एनर्जी निकल रही होगी? कितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा? यानी रेड लाइट जब निकल रही है तो कितनी एनर्जी आ रही है? और एनर्जी मतलब जूल, जूल में दिखाना है। ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला कौन सा? हमको क्या दिया गया है? लेमडा। लेमडा के थ्रू हमको एनर्जी निकालनी, तो यही वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? जल्दी बताइएगा। लगेगा। अब इसमें जो H है, H को जानते हैं आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, हाँ या ना? 6.63 × 10⁻⁻34। हाँ या ना? 6.63 × 10⁻⁻34 होती है कि नहीं होती है? ये कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट। चलो अब इसी का यूज करोगे और निकाल लोगे। तो ध्यान देना, हमारे पास है लेमडा। लेमडा अगेन लिख लो 700 नैनोमीटर। इस फॉर्मूले से तुम सबका निकाल सकते हो। ओके, चलो निकालते हैं। E इज इक्वल टू क्या होगा? E इज इक्वल टू HC अपॉन क्या होता है सर? लेमडा। मेनली E ऐसे ही रहेगा। H की वैल्यू हमको पता है 6.63 × 10⁻⁻34। C की वैल्यू व्हाट इज द C? C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस मीटर पर सेकेंड को हटा दो। लेमडा की वैल्यू कितनी आई है? लेमडा की वैल्यू आई है 700 नैनोमीटर, है ना?
700 नैनोमीटर। अब हमको पता है कि अगर 10 पे पावर -10 कर दूं, ये नैनोमीटर का मतलब क्या है बता सकते हैं? व्हाट इज द मीन्स ऑफ नैनोमीटर? तो सर 6.63 ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 पे पावर -34 इंटू 10 पे पावर 8 है, 3 इंटू 10 पे पावर 8, 700 ऐसे रहेगा। नैनोमीटर का मतलब 10 पे पावर -9 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 10 पे पावर -9 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे रख दिया सब कुछ, अब सॉल्व करने की बारी है। कर देंगे सॉल्व, बिल्कुल कर देंगे सॉल्व। मिली यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 पे पावर 8 है, यहाँ पे 10 पे पावर -34 है, तो कुछ तो कम होगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये तो पता है ना। ये प्लस में और ये माइनस में, पावर घट जाएगी। 34 में से 8 घट जाएगी, कितना बचेगी? 6.63 इंटू 10 पे पावर 34 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 कम 30, फिर 4 कम 26, 10 पे पावर -26। ये 10 पे पावर -9 है, ऊपर जाएगा है ना, ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा? प्लस में। 10 पे पावर +9 हो जाएगा। और ये जो 3 है, इस 3 को थोड़ा आगे कर लीजिए। पूरे के नीचे क्या है? 700। एक काम करिए, ये 2 जीरो इसके साथ भेज दीजिए। एक काम करिए, रहने दीजिए, अभी 2 जीरो हम लास्ट में घटा देंगे। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसमें देखते हैं तो होगा क्या। यहाँ पे 3 गुणे 6.63 गुणे, यहाँ पे देखिएगा 10 पे पावर -26 है, यहाँ पे 10 पे पावर 9 और कम हो जाएगा ना। 10 पे पावर -26 में से 9 अगर कम हो जाए तो कितना आ जाएगा? 6 कम 3 कम, यानी 10 पे पावर -17 हो गया। पूरे के नीचे 7 गुणे 100 या 10 पे पावर 2 है। इस 10 पे पावर -17 को नीचे लेके चले आइए, 10 पे पावर -17 को, क्योंकि ऊपर क्या है? माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 6.3। अच्छा गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 3 6 18 और सॉरी 3 का गुणा 3 में, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 19.89 होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे 7 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर +17, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। इस पूरे में क्या कर दीजिए? इस 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 7 7 7 से डिवाइड करना है, 19.89 करते हैं तो 7 दूना 14, कितना बच गया भैया? 5। हाँ, फिर 8 को उतार देंगे, 10 में लगाइए, 7 8 56, 2 बच गया 9, 7 3 21, 7 चौके 28, इतनी बार जाएगा। बिल्कुल, तो क्या आ गया हमारे पास? 2.84 आ गया। और देखिएगा 10 पे पावर ये और जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 पे पावर 19 आ जाएगा, और ये 10 पे पावर 19 ऊपर लेके आऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10 पे पावर -19 जूल। इतना आया भाई आंसर, इतनी एनर्जी होगी। देख रहे हैं बहुत कम एनर्जी है कि नहीं है? देख लीजिए, -19 है। -19 मतलब बहुत ही कम एनर्जी है, यानी रेड वाली लाइट में क्या है? बहुत कम एनर्जी है। कैसे हम किसी भी वेवलेंथ की लाइट का एनर्जी फाइंड आउट करेंगे? कर लेंगे, पता चल गया है या ना। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं, कर देंगे। चलिए चलिए, अब मैं लैम्डा इज इक्वल टू दे रहा हूं 400 नैनोमीटर, ये आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए एनर्जी बताइए, करिए। चलिए देखिए, पहली E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा लगाना है, और लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर दिया है। 400 नैनोमीटर मतलब 400 इंटू 10 पे पावर -9। इसको सही कैलकुलेट करिए, 2 जीरो और कम कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? 4 इंटू 10 पे पावर -7 डायरेक्ट। ये मीटर में आया है। किस में आया है? मीटर में, क्योंकि हमें हमेशा जो यूनिट लेनी है वो मीटर में लेनी है। अब क्यों ऐसी लेनी है, अब मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ। पहले 8 मिनट जो मैंने बताए हैं वो भूत की तरह बताए, मुझे पता है, क्योंकि पिछली क्लास थोड़ी सी उसमें आ गई है, मतलब उसका फीलिंग आ गया है, इसीलिए गड़बड़ा गया है। मेनली हम जानते हैं कि जो जूल है ये एक्चुअल में जानते हैं क्या है? MKS सिस्टम के द्वारा बनाया गया, यानी MKS की यूनिट है। तो अगर MKS की यूनिट है तो भैया अगर लंबाई ले रहे हो तो मीटर में लेना पड़ेगा, द्रव्यमान ले रहे हो तो किलोग्राम में, और टाइम ले रहे हो तो सेकंड में, तो सब में सेकंड में होता है, ठीक है। मेनली अगर हम जूल को थोड़ा सा डिफाइन करें तो कहाँ से आया था ये जूल? तो एक्चुअल में ये आता है न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में जूल बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। और थोड़ा सा अगर क्लासीफाई कर दो तो एक्चुअल में क्या होता है? तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में ये लिखा गया है, ठीक है। न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअल में न्यूटन नहीं, गलत लिखा है मैंने। न्यूटन को अगर इलेबोरेट करोगे तो न्यूटन साहब का जो यहाँ पे पैमाना होगा वो क्या होगा?
ये गलत किया है मैंने, देखिए इतना जल्दी जल्दी चीज़ें माइंड से निकल जा रही हैं। एक्चुअल में न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, और ये जो लिखा गया ये करेक्ट है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, एम का मतलब केजी और ए का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। एफ की वैल्यू क्या है, न्यूटन, और एस की वैल्यू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, और यही न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे आप चाहो तो न्यूटन की वैल्यू रख दो, न्यूटन की वैल्यू रख दोगे तो केजी अपॉन केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे, जूल। देख पा रहे होगे कि ये एक एमकेएस सिस्टम के द्वारा लिया गया SI सिस्टम है। अब ये तो समझ में आ गया कि इसलिए मीटर में ले रहे हैं। अब आता है खेल यहाँ पे, H को जो हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 6.63 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, और C की वैल्यू जो होती है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब एक काम करो, कभी भी आपको लेमडा दे और मतलब कोई भी लेमडा दे तो आप सबसे पहले एक तरीका बना लो ताकि बार बार एक ही कैलकुलेशन ना करना पड़े। जैसे हम तरीका आज पहले बना लेते हैं, पहले क्या, पहले क्वेश्चन कर लो फिर तरीका अपने आप में बना दूंगा। चलो देखो, लेमडा हमेशा मीटर में ले लेना, ये कभी मत भूलना। अब ध्यान से देखते जाओ, देखो E इज इक्वल टू एच की जगह पे 6.63 डाल दूंगा मैं इंटू 10 पे पावर माइनस 34, और इंटू सी की जगह पे क्या डाल दूंगा, 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूरे के नीचे क्या लिखूंगा, लेमडा, लेमडा मतलब 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 7, यही तो लिखूंगा, बिल्कुल। अब ये देखो, ये हमेशा सॉल्व करके पहले ही कर लो, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई भी कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 19, तो क्या आ गया 19.89 इंटू यहाँ पे घटा दो पहले ही तो कितना आ जाएगा 10 पे पावर माइनस 26, यही होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 26। फिर पूरे के नीचे 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 7, ये 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 को ऊपर लेके चले जाओ। तो हमेशा याद रखो, छोड़ो अभी ऊपर ले ही मत जाओ, हमेशा याद रखो कि जब मैं H और C का गुणा करूंगा, H और C, तो H और C की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, HC इज इक्वल टू 19.89 इंटू 10 पे पावर माइनस 26। समझ में आया? सबसे आसान तरीका, बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केवल नीचे रखो, ऊपर सॉल्व करते जाओ। अब इस 10 पे पावर माइनस 7 को ऊपर लेके जाओ तो 19.89 इंटू 10 पे पावर माइनस 26 है, इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर प्लस 7, पूरे के नीचे 4, इस 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, उसके बाद कितना बचा, 3 बचा, तो 4 9 जा 86, सॉरी 86 करो 36, उसके बाद इसके पास गया तो 4 9 जा सॉरी 4 8 जा 32, नहीं 4 7 जा 24, अरे यार गलत मत करो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 के टेबल में समस्या है, क्या बताएं, दिमाग आज पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, कितनी बार में जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने काटा है, देखिए आप लोग बताइए, टेबल नहीं याद आ रहा आपको, और आप लोग मैक्स प्लांक साहब की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैक्स प्लांक साहब जानते हैं कितना बुरा मानेंगे, बेइज्जती है उनकी सीधी सीधी। 4 चौके 16, 3 फिर 8 को उतार दो, फिर 4 9 36, क्या ही हम बताए, यहाँ से 2 फिर 9 को उतारो, फिर 4 7 28, क्या आया, वही आया कि नहीं आया, आया ना। तो हमेशा डेसिमल के 2 दशमलव तक, मतलब 2 अंकों तक लेके चलते हैं, 2 प्लस तक, उसके बाद रख देते हैं, और ये आ गया यहाँ पे, और 10 पे पावर प्लस 7 है तो घटा दो, 10 पे पावर 7 है, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 26 है, घट जाएगा, कितना होगा माइनस 19 जूल। आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आया है, ये आया है ई की वैल्यू आई। क्या ये इससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इसके पहले अगर आप लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आई थी, 2 पॉइंट कितनी आई थी, सपोज कर ले रहा हूँ 84 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल था, और यहाँ पे कितना आया है सर 4.97, अप्रॉक्स 5 आया है, आया ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ये किसका होगा, वायलेट का होगा, और ये किसका होगा, रेड का होगा, तो रेड का कम है कि नहीं है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका उतना ही कम क्या एनर्जी। आ रहा समझ में। अब यहाँ से हमको कोई भी
कोई भी वेवलेंथ दे दे, हमें अगर पता करना हो, या कोई भी लाइट दे दे, अगर हमको पता है उसका वेवलेंथ, तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर से कितनी एनर्जी निकल रही होगी। अब मैं यहाँ से अगर पता करना चाहूँ गामा के अंदर, गामा रेज है यानी गामा रेडिएशन आ रही है, अब उसके अंदर हमको पता करना हो कि कितना क्या है एनर्जी का अमाउंट है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है या गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स 10⁻16 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻16 मीटर होती है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बस आपको 10⁻16 चिपकाना है यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू hc/λ होता है, hc लेमडा किसका है? गामा का। hc की वैल्यू तो पता है ना, 19.89 इंटू 10⁻26 और गामा 10⁻16 होगा। इसको ऊपर लेके चले जाओ, 19.89 इंटू 10⁻, सीधी सीधी बात है 26 और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻+16, घटा दो कितना हो जाएगा 19.89 इंटू 10⁻−10 जूल। आया समझ में? देखो कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया? ये पावर कम हो गया, पावर कम होने का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है। गामा के पास क्या होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कभी भी गामा रेज निकलेगी तो जो पैकेट निकलेगा फोटोन का उसमें कितनी एनर्जी होगी सर? हमेशा इतनी एनर्जी होगी। समझ में आया? यहाँ से ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिक्स एनर्जी होती है। अब हमको किसी भी वेवलेंथ की अगर एनर्जी निकालने के लिए दे दे तो हम कर लेंगे, कोई भी वेव है उसकी वेवलेंथ पता होगी तो हम एनर्जी निकाल लेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन दे तो फ्रीक्वेंसी पे भी कर लेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी तो और ईजी है, इज इक्वल टू क्या होता है? HF होता है भाई। फ्रीक्वेंसी जो दी जाएगी वो रख दूंगा और H से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने आ गए होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी चीज़ मैंने क्लियर करवा दी कि भैया एक्चुअल में क्या होता है कि फिक्स एनर्जी होती है ना, किसके अंदर? फोटोन के अंदर। क्लियर है? क्लियर। तो इस तरीके से आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग कहानी को एक नए मोड में लेके जाएंगे, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेनली क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखा जाए तो देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली क्या होता है कि हम एक मेटल की प्लेट लेते हैं, मेटल की प्लेट। अब देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले ही एक रे निकली थी जिसका नाम था एक्सरे। क्या थी? एक्सरे, जिसको रॉयंटजन ने डिस्कवर किया था। मेनली वो क्या थी कि वो ये थी कि कैथोड रे है ना, कैथोड रे को एक मेटल प्लेट के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। कैथोड रे है, ये कौन सी रे है? कैथोड रे। तो कैथोड रे को क्या किया गया? एक मेटल प्लेट के ऊपर क्या किया गया? डाला गया। जब मेटल प्लेट के ऊपर डाला गया ये कैथोड रे, तो एक्चुअल में यहां से कुछ स्पेशल रेज निकलती हुई नजर आई इस मेटल प्लेट से, ठीक है। और यही जो रेज निकली थी यही है एक्स रेज। समझ आ रहा है? तो एक्स रे ऐसे खोजा गया था और इसके बाद ही कहानी स्टार्ट हुई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। समझ पा रहे हैं? मैं देखिए ना, कहानी जो भी है वो ज़्यादातर क्रिएट कर लेता हूँ मेनली। अब आप ऐसा करेंगे कि आप जाके चीज़ों को इधर उधर करेंगे तो ऐसे नहीं काम चलेगा। मेनली समझिए, एक्सरे हम लोगों ने क्या किया था? खोजा था। कैसे खोजा था? देखिए कैसे बनाया था। कैथोड रे को किस पे डाला था? मेटल प्लेट पे। तो मेटल प्लेट से फिर एक अनोखी रेज निकलने लगी जो कैथोड रे की तरह बिहेव नहीं करती थी। इनके पास एनर्जी भी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। समझ पा रहे हैं? तो ये जो रेज थी इनको क्या बोला गया? एक्सरे बोला गया। और एक्सरे का आप अच्छे तरीके से क्रियाकलाप जानते हो। और ये डिस्कवरी किसने की थी? रॉयंटजन ने किया था, ठीक है ना। रॉयंटजन ने, ये बात याद रखेंगे, ओके। अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, ये जो घटना हो रही है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलोगे। मेटल प्लेट का खेल है इसमें। किसका खेल है? मेटल प्लेट का। हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, तो ध्यान देंगे। ये मेटल प्लेट है, इस प्लेट को ऐसे पकड़ लो, सपोज कर लो एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर लाइट डालो। क्या डालो? लाइट। देखना, ये घटना मैं पूरी आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन देखो ब्रीफ में नहीं जागते हुए ओवरऑल जो होना चाहिए ओवरव्यू वो मैं दे दे रहा हूँ। या जो भी समझ लो, एक्चुअल में समझ लो ना, यही डिटेल है, तब तुमको समझ में आएगा। तो लाइट रे डाली। लाइट रे डालने से हुआ क्या, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रेज क्या करेंगी? ये रेज एक्चुअल में एनर्जी लेके पहुंचेंगी किसके पास? मेटल प्लेट के पास। अब ये मेटल प्लेट है भाई, रख दो मेटल प्लेट को यहाँ पे, ठीक है। मेटल प्लेट है। अब सुनना होगा क्या यहाँ पे,
इस मेटल प्लेट के ऊपर जब ये एनर्जी पड़ेगी तो मेटल प्लेट के अंदर कौन है भाई? बहुत सारे एटम है या ना? बहुत सारे क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। अगर मैं इस एटम की बात करूं तो ये है एटम, एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस, और इसके बगल में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या पड़ रहा है? ये लाइट की रे पड़ रही है, इनके ऊपर पड़ रही है। लाइट की रे का मतलब क्या आएगी? एनर्जी आएगी इस एटम के पास। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाना स्टार्ट कर देंगे। यही तो करते हैं, आया ना? मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिक्स कक्षाओं में रहते हैं। मान लो ये 20 जूल की एनर्जी है तो यहाँ पे थे, लेकिन अगर इनको एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो जरूरी है कि ये किस में भागेंगे? 40 जूल वाले में, क्योंकि हर एटम के अंदर जो कक्षाएं होती हैं वो फिक्स एनर्जी वाली होती हैं। जैसे ये 20 जूल की है, ये कितने जूल की है? 40 जूल की। इसमें वही इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके पास कितनी एनर्जी है? 20 जूल की। और इसमें कौन रहेगा? वो इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके पास 40 जूल की एनर्जी है। अब मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो इसकी एनर्जी तो बढ़ रही है ना, तो 20 जूल से क्या हो जाएगी? इसकी 40, तो 40 हो जाएगी तो ये किस में भाग जाएगा? इस वाले में भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा? अब सपोज कर लो तुमने 40 से भी ज़्यादा दे दिया, 40 से भी ज़्यादा, तो स्वाभाविक बात है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? इस एटम को ही छोड़ के निकल जाएगा, निकल जाएगा। यही होता है। एनर्जी दिया हमने, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करना स्टार्ट कर दिए? इतनी ज़्यादा एनर्जी दिया हमने, लाइट कंटिन्यूअस दिया हमने, ताकि जो एनर्जी का जो क्या बोलते हैं मात्रा, एनर्जी की जो क्वांटिटी वो बढ़ते जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में क्या करते हैं? कूद के ये सब अपना एटम छोड़ के कहाँ पे पहुँच जाते हैं? सरफेस पे। कहाँ पे पहुँच गए? सरफेस पे। अब सरफेस पे भी पहुँचने के बाद हमने रुका नहीं, एनर्जी देना है, अभी बंद नहीं किया, एनर्जी अभी दे ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और मिलती ही जा रही है। अब ये एटम सब छोड़ के क्या हो चुके हैं? फरार। अब फरार होने का मतलब ये भागेंगे। अब क्या करेंगे? भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी मैं बता दूं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं? दौड़ना। तो जितना आप एनर्जी दे रहे हो इतना ही इलेक्ट्रॉन के अंदर ये जो एनर्जी है, आप एनर्जी जो दे रहे हो वो कौन सी एनर्जी है? मेनली लाइट एनर्जी है या ना? ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है भाई? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अब मेनली हुआ क्या? मेनली हमने क्या किया? इस मेटल प्लेट से एक वायर लगा दिया। क्या कर दिया? वायर लगा दिया। और वायर को किस में कनेक्ट कर दिया? वायर को मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड से वायर लगा दिए, और वायर के बीचों बीच सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक यंत्र लगा दिया जिसका नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। हिंदी में बोलते हैं अमीटर। अमीटर क्या करता है? अमीटर को एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। धारा मापी यानी करंट का मापन करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। दिखाई दे रहा है नीचे? ठीक है, ये धारा मापी है। क्या हो रहा है समझ पा रहे हैं? मेनली क्या हुआ कि आप एनर्जी दे रहे हो कंटिन्यूअस एनर्जी देने से एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एटम छोड़ के सरफेस पे चलेगा। सरफेस से फिर क्या करने जाएंगे? ये और आगे भागेंगे, क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी अब इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। और मूव कैसे करेगा भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई है तो यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया है, इनकी संख्या बढ़ गई है। तब ये किधर से किधर की ओर भागेंगे? उधर जिधर की मात्रा कम है। और ये धीरे धीरे इस तार के अंदर क्या करना स्टार्ट कर देंगे? दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी इस मेटल सरफेस को छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या स्टार्ट कर देंगे? दौड़ना स्टार्ट कर देंगे इस वायर के अंदर। और जब ये दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये जो एमीटर है, एमीटर कब काम करता है? जब धारा आती है। धारा कब बहती है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। करंट का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, यही पैदा हो जाएगा करंट। समझ में आ रहा? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? दौड़ने लगे। तो ये जो एमीटर की सुई है वो क्या करने लगेगी? इंडिकेट करने लगेगी कि इस परिपथ में क्या आ गया? धारा आ गया। तो आपने क्या दिया था भैया? लाइट। लाइट को बोलते हैं फोटो। लाइट कैसे आ रही है? फोटोन के रूप में आ रही है। तो आपने क्या दिया? मेटल सरफेस को फोटो दिया, और फोटो से क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना। तो क्या हो गया? देखिए, फोटो दिया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कितना आसानी से आप समझ गए। बहुत आसान है ना? मेटल प्लेट की सरफेस पे क्या हो रहा है? लगातार लाइट की रेज आ रही हैं। लाइट की रेज अपने साथ फोटोन एनर्जी के रूप में लेके आ रही हैं। ये एनर्जी मेटल प्लेट के एटम को मिल रहा है। फिर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके क्या कर जा रहे हैं?
आगे की ओर जंप कर जा रहे हैं अपनी कक्षाओं में, और उसके बाद जंप करते करते एक समय ऐसा आ रहा है कि एनर्जी इतनी मिल जा रही है कि अपना एटम ही छोड़ दे रहा है। एटम छोड़ के वो मेटल की सरफेस पे चले जा रहे हैं, मेटल की सरफेस पे भी रुक नहीं रहा है क्योंकि एनर्जी अभी भी मिल रही है। तब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण वो रन करना स्टार्ट कर देंगे। रन करने स्टार्ट करेंगे तो हमने एक वायर लगा दिया, वायर लगाने से क्या हो गया कि अब वो वायर में दौड़ने लगे, और वायर में दौड़ने लगे तो क्या पैदा हो जाएगी, वायर में करंट पैदा हो जाएगा। तो आपने फोटोन दिया, फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, दैट मीन्स फोटो दिया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को हमेशा ध्यान रखेंगे, लाइट को हमेशा क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं। जहां भी फोटो लिखा है उसका मतलब लाइट की बात हो रही है। जैसे आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखे होंगे तो वहां भी फोटो लिखा होगा, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनना, यही तो होता है, या किसी चीज का सिंथेसिस करवाना। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि भैया प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को तोड़ना, समझ पा रहे हैं, किसी कंपाउंड को तोड़ना किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। और किसी कंपाउंड को जोड़ना हो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसी को फोटो सिंथेसिस कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश की उपस्थिति में करंट पैदा कराना। क्लियर है, पैदा हो गया कि नहीं हो गया इस मेटल प्लेट के थ्रू, सॉरी इस मेटल प्लेट में क्या पैदा हो गया, करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, दौड़ने लगे। क्यों, क्लियर हो गया। यही बात एक्सप्लेन की थी किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये एक्सप्लेन किया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज explained by अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन 1905, और बार बार बता चुका, इसी के लिए इनको 1921 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब कई लोग के मन में चल रहा होगा कि ये कब से सर ये तो एक्सप्लेन किया था, तो दिया किसने था। मैं बोल तो रहा हूँ ऐसी घटनाएं बहुत साल पहले से चल रही हैं, देख पा रहे हो। कैथोड रे को मेटल प्लेट के रास्ते गुजारा गया तो एक नई रेज निकल के आई ना, ऐसी घटनाएं उस समय चल रही थी, सर्वविदित थी। ये घटना बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि भैया कभी भी हम मेटल प्लेट पे अगर हम एनर्जी की रेज डालेंगे तो 100% मेटल प्लेट कुछ और रिएक्ट करेगा। और वो रिएक्शन देखते देखते ये समझा गया था। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी तब से ये कहानी चल रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये जो रेज हैं वो एनर्जी क्या पैदा करवा दे रही हैं, करंट पैदा करवा रही हैं। लेकिन उसको एक्सप्लेन किसने किया था, तो उसको एक्सप्लेन अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने किया था। ऐसी घटनाएं बहुत तेजी चल रही थी कि कैथोड रे मेटल प्लेट पे गुजारा या कोई और रेज मेटल प्लेट पे डाले तो मेटल प्लेट रिएक्ट कर रही थी, अलग अलग बिहेवियर शो कर रही थी। उसको समझा नहीं जा सका था, लेकिन पहली बार किसने समझाया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया था, इसके पहले वो बहुत पहले से चलती आ रही थी। ठीक है, आया ना। तो आई होप आपको ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।